उफ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज के लिए ना महीनों से लगे हुए हो और जब वो फाइनली आपको मिलने वाली हो तो आप खुद ही कोई ऐसी बेवकूफी कर बैठे हैं कि सब कुछ खराब हो जाए? हाँ, मतलब मुझे लगता है ये तो हम सबके साथ होता है। राइट, मतलब मंडे की सुबह हम एकदम फुल मोटिवेशन में होते हैं, एकदम प्लान बनता है, अलार्म सेट, शूज रेडी कि भाई आज से तो डाइट और जिम पक्का। लेकिन वेडनेसडे दोपहर तक आते आते ना, हम वापस उसी जगह पर होते हैं। बिल्कुल हम वापस जंक फूड खा रहे होते हैं या अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम टालकर बस फोन पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मतलब एक तरफ हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम खुद ही उसे बिगाड़ देते हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना यार, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये बहुत ही आम बात है और सच कहूं तो ये इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो आज के सोर्सेज क्या हैं? आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं, खासकर द माउंटेन इज यू और उसकी लेखिका ब्रियाना वीस्ट के विचार। हमारा मकसद सिर्फ इस किताब की बातें करना नहीं है, बल्कि आज हम उस साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो ये समझाती है कि हम खुद ही अपनी तरक्की, अपनी खुशियों और अपने ही गोल्स का रास्ता क्यों रोक देते हैं। एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। मतलब जो भी हमारे गोल्स पूरे नहीं हो रहे उसके पीछे कोई बाहरी रुकावट नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। हाँ, ब्रियाना वीस्ट का मानना है कि असल में समस्या ये नहीं, बल्कि हमारी वो अनकॉन्शियस ज़रूरतें हैं जिन्हें हम इस तरह पूरा कर रहे हैं। वेट, अनकॉन्शियस जरूरतें मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि यार हमारे अंदर विल पावर की कमी है या हम पैदाइशी आलसी हैं। लेकिन सच तो यह है कि जिसे हम सेल्फ सबोटाज कहते हैं ना, या खुद को नुकसान पहुंचाना कहते हैं, वो असल में हमारी एक बहुत गहरी छुपी हुई ज़रूरत को पूरा कर रहा होता है। मेरा मतलब है कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा यार? कोई क्यों चाहेगा कि उसका करियर रुक जाए या हेल्थ खराब हो जाए? यही तो कैच है। कोई भी लॉजिकली या जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। सेल्फ सैबोटाज असल में ना एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ओह, कोपिंग मैकेनिज्म। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक लगाता है, प्लानिंग करता है, और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड जिसका बस एक ही काम है, सर्वाइवल, यानी हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। अच्छा। तो ये जो सेल्फ सैबोटाज है, ये असल में एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें किसी अनजाने डर या इमोशनल दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अरे मतलब वो हमें बचा रहा है। बिल्कुल। इसे गहराई से समझने के लिए किताब में मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग के बचपन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दी गई है। ओह, क्या कहानी है? जब कार्ल युंग बहुत छोटे थे ना, तो एक दिन स्कूल में वो गिर गए और उनके सिर में काफी चोट लग गई। उस दर्द और घबराहट के बीच उनके मन में अचानक एक ख्याल आया कि शायद अब मुझे वापस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो अपने साथियों के साथ फिट इन नहीं कर पाते थे और स्कूल उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस था। तो क्या उन्होंने फिर स्कूल से बचने के लिए चोट का बहाना बनाना शुरू कर दिया? नहीं, बात सिर्फ बहाने की नहीं है। इसके कुछ ही समय बाद ना जुंग को अचानक और बिना किसी मेडिकल वजह के बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। वेट, सच में चक्कर आने लगे? हाँ, वो लिटरली बेहोश हो जाते थे। उनका अनकॉन्शियस माइंड स्कूल जाने के उस इमोशनल स्ट्रेस से इतना बचना चाहता था कि उसने एक तरह की फिजिकल बीमारी डेवलप कर ली। शरीर ने दिमाग के डर को हकीकत में बदल दिया था। वाह, मतलब उनका शरीर उनके दिमाग की उस छुपी हुई इच्छा को सच में पूरा कर रहा था, वो भी उन्हें बीमार करके। एकदम सही। और हम सब की लाइफ में भी यही होता है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड जो हम चाहते हैं और हमारे अनकॉन्शियस माइंड जिन चीजों से हम असल में डरते हैं, उनके बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। और इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो शायद हमेशा अनकॉन्शियस माइंड ही जीतता होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर्वाइवल हमेशा लॉजिक से बड़ा होता है और इसी हार को हम सेल्फ सैबोटाज का नाम दे देते हैं। ओह अच्छा, मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए हम अपनी गाड़ी बहुत तेज चलाना चाहते हैं, मंजिल तक जल्दी पहुंचना हमारा कॉन्शियस डिसीजन है, लेकिन आगे किसी एक्सीडेंट के डर से हमने खुद ही रास्ते में बैरिकेड लगा दिए हैं या हैंड ब्रेक खींच दिया है। हाँ, बहुत ही कमाल का रूपक है, एकदम सटीक। हम खुद ही वो हैंड ब्रेक खींचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आगे का रास्ता सेफ नहीं है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि सेल्फ सैबोटाज खुद को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को बचाने का तरीका है। मतलब वो हमें बचा रहा है। हाँ, हम असल में बदलावों से डरते हैं,
कोई भी नई चीज, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक वो हमारे लिए अनजान है, हमारा नर्वस सिस्टम उसे एक खतरे की तरह देखता है। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देने वाली बात है यार। मतलब जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे थे, वो असल में हमारा एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड है जो बस हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। ये बॉडीगार्ड हमें सिर्फ उसी कंफर्ट जोन में रखना चाहता है जिसे वो अच्छी तरह से जानता है। सेंस बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या? अगर ये बॉडीगार्ड सिर्फ हमें डरावनी चीजों से बचा रहा है, तो फिर जब लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे कोई ड्रीम जॉब मिल जाए या लाइफ एकदम सेट हो, तब ये हमें क्यों रोकता है? तब हम खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है, और यहीं पर गे हेंड्रिक्स का अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसका इस किताब में बहुत डिटेल में जिक्र किया गया है। अपर लिमिट मतलब क्या हमारी खुशी बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। इंसान का दिमाग खुश रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, वो कंफर्टेबल रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और कंफर्टेबल का मतलब है वो अवस्था जिसकी हमें आदत है, हमारा एक बेस लाइन। अच्छा, तो हम सिर्फ उतनी ही खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं जितने के हम आदी हैं? बिल्कुल। ये बिल्कुल एक कमरे के थर्मोस्टेट की तरह है। थर्मोस्टेट मतलब अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाए तो वो एसी ऑन करके उसे वापस नॉर्मल स्ट्रेस वाले लेवल पर ले आता है। एग्जैक्टली। जैसी हमारी लाइफ उस लिमिट को क्रॉस करती है, मान लीजिए आपको एकदम से प्रमोशन मिल गया या लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, तो हमारा माइंड अचानक पैनिक करने लगता है। वो पैनिक क्यों करेगा खुशी में? क्योंकि उसे लगता है कि यार ये तो मेरा नॉर्मल बेसलाइन नहीं है, इतनी शांति कैसे है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और फिर वो पैनिक में आके सब खराब कर देता है। हाँ, वो हमें वापस उसी पुराने कंफर्ट जोन में खींचने के लिए रुकावट पैदा करता है। हम अचानक से बिना बात के झगड़ा कर लेंगे या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम टालने लगेंगे। हमारा दिमाग बस उस अनजान खुशी से भागकर जाने पहचाने स्ट्रेस में वापस जाना चाहता है। सीरियसली? मतलब हम खुद अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसे नीचे गिरा देते हैं। ये तो लिटरली एक तरह का सेल्फ टॉर्चर हो गया यार। सुनने में ऐसा ही लगता है, और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे न्यूरोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेल है, खासकर डोपामाइन का। हम सब अक्सर डोपामाइन को एक हैप्पीनेस हार्मोन समझते हैं ना। हाँ बिल्कुल। मतलब जब भी कुछ अचीव करते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक आता है तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमें खुशी मिलती है। यही तो पढ़ा है हर जगह। क्या ये गलत है? वो आधी अधूरी बात है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखा जाए तो डोपामाइन असल में कुछ पाने की खुशी का हार्मोन नहीं है, ये और चाहने का हार्मोन है, मतलब एंटिसिपेशन और चेज का हार्मोन। वेट, मतलब वो हमें बस भगाता है? इवोल्यूशन को याद कीजिए। अगर हमारे पूर्वजों को सिर्फ खाना खाने के बाद डोपामीन मिलता तो वो शिकार करने निकलते ही नहीं। डोपामीन का काम है आपको लक्ष्य के पीछे भगाना। लेकिन जब आपको वो मनचाही चीज मिल जाती है तो क्या होता है? तब तो भागना खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो भागदौड़ खत्म होती है, डोपामीन का लेवल अचानक से गिर जाता है। ओह, मतलब जब तक मैं मंजिल की तरफ भाग रही हूँ तब तक मुझे डोपामीन मिलता रहेगा, पर मंजिल पर पहुंचते ही वो एक्साइटमेंट खत्म। एग्जैक्टली। इसीलिए जब हमें वो मिल जाता है जो हम सच में चाहते थे, तो हमें खुशी की जगह एक अजीब सा खालीपन या एडजस्टमेंट शॉक फील होता है। हम सोचते हैं बस इतना ही था। हाँ, और इसी शॉक से बचने के लिए, इसी खालीपन से डर कर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। हमेशा उस चाहने वाले फेज में ही अटके रहना चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये तो बिल्कुल वो क्रिकेट मैच वाला सीन हो गया। क्रिकेट मैच? वो कैसे? ओवर में 2 रन चाहिए तो अचानक से पूरी टीम पैनिक कर जाती है। हाँ, ये तो बहुत बार होता है। अच्छे खासे बैट्समैन एक सिंपल सी बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि वो चोक कर गए। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें उस संघर्ष करने वाले माइंडसेट की इतनी गहरी आदत हो चुकी होती है कि वो उस जीत के बाद वाले खालीपन को हैंडल ही नहीं कर पाते। क्या बात है, बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। वो प्रेशर जीत का नहीं होता, वो प्रेशर उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने का होता है। राइट? उन्हें भागने की आदत है, ट्रॉफी उठाने की नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए रियल लाइफ में भी हम एक ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे किताब में अपरूटिंग कहा गया है। अपरूटिंग मतलब बार बार चीजों को जड़ से उखाड़ना। हाँ, हम हमेशा नई शुरुआत ढूंढते हैं, नए शहर चले जाएंगे, हर 6 महीने में नई जॉब बदल लेंगे, क्योंकि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो बहुत सारा डोपामिन मिलता है, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जैसे ही चीजें सेटल होने लगती हैं और असली डीप काम करने का वक्त आता है तो हम बोर हो जाते हैं, हमें वो शांति डराने लगती है और फिर हम सब कुछ छोड़कर फिर से कोई नया बीज बोने निकल पड़ते हैं। यार ये माइंडसेट तो सच में बहुत ट्रिकी है।
मतलब अगर हम खुद ही अपनी खुशी से भाग रहे हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या हमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, कोई ऐसा मोमेंट जहां अचानक से कोई लाइट जले और लाइफ बदल जाए? हम सब फिल्मों की तरह उस एक मैजिकल ब्रेक थ्रू मोमेंट का इंतजार करते हैं, पर ऑथर बहुत क्लियरली बताती हैं कि ब्रेक थ्रू एक बहुत बड़ा मिथक है। एक दिन में अचानक कुछ नहीं बदलता। तो फिर क्या काम करता है? लाइफ बदलती है माइक्रो शिफ्ट से, मतलब छोटे छोटे बदलाव। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं आपको आज $1 मिलियन कैश दूं, या फिर एक ऐसा पेनी यानी एक छोटा सा सिक्का दूं जो अगले 30 दिन तक हर रोज बस डबल होता रहे, तो आप क्या चुनेंगे? ऑब्वियसली कोई भी इंसान एक साथ $1 मिलियन ही चुनेगा ना। कौन 30 दिन तक एक छोटे से सिक्के का इंतजार करेगा? और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। यही वो जल्दबाजी है जो हमें सैबोटाज की तरफ ले जाती है। क्योंकि अगर आप उस पेनी वाली ऑप्शन को चुनते तो महीने के आखिर में वो $10 मिलियन से भी ज्यादा बन जाता। ओह वाओ, कंपाउंडिंग। बिल्कुल, इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। बड़े और रातों रात वाले बदलाव टिकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा वो बॉडीगार्ड इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं होता और पैनिक कर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप हर रोज एक बहुत ही छोटा, लगभग ना दिखने वाला बदलाव करें, जैसे अगर आप रोज 4 घंटे फोन चलाते हैं तो आज बस 5 मिनट कम चलाएं, ये माइक्रो शिफ्ट्स धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम का बेसलाइन बदल देते हैं और बॉडीगार्ड को पता भी नहीं चलता। वाओ, मतलब मुझे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए पहले ही दिन खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये माइक्रो शिफ्ट्स तभी काम करेंगे जब आप अपनी दबी हुई भावनाओं को हैंडल करना सीखेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप खुद को सैबोटाज करना बंद करेंगे, हाँ तो वो सारी पुरानी दबी हुई भावनाएं अचानक से बाहर आने लगेंगी। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। जब भी मैं कोई अच्छी आदत शुरू करती हूँ तो मुझे अचानक से बहुत गुस्सा या अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, बिना किसी वजह के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डर या एंग्जाइटी आपने अब तक सैबोटाज के जरिए दबा कर रखी थी, हाँ। वो अब सरफेस पर आ रही है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और उन्हें दबाने को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ट्रॉमा सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, वो लिटरली हमारे शरीर में, हमारे मसल्स में स्टोर होता है। एक मिनट, शरीर में स्टोर होता है? वो कैसे? जब किसी जानवर पर जंगल में हमला होता है हाँ और वो बच निकलता है, हाँ तो वो अपने शरीर को जोर से झटकता है, हाँ। जिससे उस सिचुएशन का सारा स्ट्रेस हार्मोन शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम तो बस चुपचाप बैठ जाते हैं। हाँ, बॉस से डांट खाने के बाद हम बस चुपचाप बैठे रहते हैं। वो सारा केमिकल हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉक होकर रह जाता है। ओह, तो इसे बाहर कैसे निकालें? मतलब क्या बस बैठकर सोचने से ठीक हो जाएगा? सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, रोने के जरिए, डीप ब्रीदिंग या हिलने डुलने के जरिए। और इसके अलावा इस किताब में एक बड़ी कमाल की तकनीक बताई गई है, जिसे इमोशनल वैलिडेशन कहते हैं। इमोशनल वैलिडेशन? मतलब किसी और से पूछना कि हम सही फील कर रहे हैं या नहीं? नहीं, बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से, रियल टाइम में खुद की भावनाओं को वैलिडेट करना। हम अक्सर अपने आप से कहते हैं, यार मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए। ये फीलिंग्स को दबाना है। तो वैलिडेट कैसे करें? वैलिडेशन का मतलब है खुद से एक दोस्त की तरह कहना कि हाँ, मैं इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा ऐसा महसूस करना इस सिचुएशन में एकदम नॉर्मल है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप अपनी फीलिंग को परमिशन दे देते हैं, वो आपके ऊपर अपना कंट्रोल खो देती है। ओह, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे अगर आप किसी रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती चुप कराओ कि चुप हो जाओ, तो वो और तेज रोता है। पर अगर आप उसे बस शांति से गले लगा लो कि कोई बात नहीं, रो लो, तो वो बच्चा 2 मिनट में खुद ही शांत हो जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। भावनाएं पानी के तेज बहाव की तरह होती हैं। अगर आप पाइप को जबरदस्ती बंद करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वो कहीं और से ब्लास्ट करेगा। आपको बस उस इमोशन को बह जाने देना है, उसे जज नहीं करना है। तो अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स, माइक्रो शिफ्ट्स और इमोशनल वैलिडेशन को जोड़ दूं, तो शायद ही कुछ ऐसा है जैसे चाय की टपरी पर चाय बनती है। चाय की टपरी? हाँ, मतलब हम अक्सर चाहते हैं कि बस गैस फुल कर दें और चाय 1 मिनट में बन जाए। लेकिन अगर गैस बहुत तेज कर दी जाए तो चाय उबलकर बाहर गिर जाती है और सब मैस हो जाता है। चाय को हमेशा धीमी आंच पर धीरे धीरे उबलना पड़ता है, तभी उसका असली स्वाद बाहर आता है। वाह, एकदम परफेक्ट मेटाफर। राइट, मतलब हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे ही छोटे छोटे माइक्रो शिफ्ट्स को धीमी आंच पर उबलने देना है और बीच बीच में जो इमोशंस का उबाल आए उन्हें बस ऑब्जर्व करना है,
दबाने की कोशिश नहीं करनी। एकदम सही। यही असली और टिकाऊ बदलाव है। हम आजकल इंस्टाग्राम पर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ग्लो अप की बहुत बातें करते हैं कि 1 महीने में वजन कम कर लूंगा, नया वार्डरोब ले लूंगा, पर वो सब ऊपरी है। तो फिर इस किताब के हिसाब से असली ग्लो अप क्या है? असली ग्लो अप कोई बाहरी चमक नहीं है। वो तब होता है जब आप अंदर से शांति से भरे हों, जब आपका नर्वस सिस्टम शांत हो। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपका मकसद लोगों को गलत साबित करना ना हो, बल्कि खुद को सही और शांत महसूस कराना हो। यार, ये सच में बहुत डीप है। अपना मकसद दूसरों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को शांत महसूस कराना है। सीरियसली, इस पूरी चर्चा ने चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। मुझे लगता है कल सुबह से हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो क्या विचार है, कल सुबह से आप क्या नया शुरू कर रहे हैं? मैं अब कल से वो 1 घंटे का एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान बिल्कुल नहीं बनाने वाली, जिसे मैं कभी फॉलो नहीं कर पाती। मैं बस 10 मिनट का माइक्रो शिफ्ट ट्राई करने वाली हूँ। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, जस्ट टू शो अप। अगर मैं कल सुबह सिर्फ अपना योग मैट बिछाकर उस पर 10 मिनट के लिए खड़ी भी हो गई ना, तो वो मेरे लिए एक जीत होगी। मैं अपनी उस पेनी को धीरे धीरे कंपाउंड होने दूंगी, बिना अपने बॉडीगार्ड को डराए। काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल पॉइंट है। और यकीन मानिए, ये लगातार किए गए 10 मिनट आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे जो कोई 2 घंटे का अनरियलिस्टिक प्लान कभी नहीं दे सकता। और आप अपने रूटीन में क्या इंप्लीमेंट करने वाले? मैं अपना फोकस इमोशनल वैलिडेशन पे रखूंगा। हम सब दिन भर में कई बार स्ट्रेस फील करते हैं, तो जब भी मुझे गुस्सा या एंग्जाइटी फील होगी, तो उसे दबाने की जगह मैं बस 1 मिनट रुककर खुद को वैलिडेट करूंगा। खुद से कहूंगा कि ठीक है, अब ये सिचुएशन खराब है और तुम्हारा चिड़चिड़ा होना एकदम नॉर्मल है। मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दूंगा कि वो सेफ है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें ही हमें असल में हील करती हैं। हमने आज बहुत कुछ कवर किया कि सेल्फ सैबोटाज कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा एक डरा हुआ बॉडीगार्ड है, और हमें बड़े ब्रेक थ्रूज नहीं, बल्कि छोटे माइक्रो शिफ्ट्स चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि हमें लड़ना किससे है। आज की इस डीप डाइव को मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो इस किताब का कोर मैसेज भी है। हाँ, बताइए। आखिर में आपको उस पहाड़ पर जीत हासिल नहीं करनी है जो आपके सामने खड़ा है। वो पहाड़ चाहे कोई बड़ा करियर गोल हो या कोई बुरी आदत, आपको उस पहाड़ को नहीं हराना है, बल्कि खुद पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि असल में वो पहाड़ कोई और नहीं, आप खुद हैं। द माउंटेन इज यू। असल में वो पहाड़ हम खुद है। सोचने वाली बात है ना। मंडे की उस अलार्म क्लॉक से लेकर इस पहाड़ के शिखर तक का सफर, सब कुछ हमारे ही अंदर है। बिल्कुल, रुकावट भी हम हैं और रास्ता भी। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई डीप डाइव में कुछ और नए विचारों के साथ।